जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा पिछले वीडियो में जो हमने कहा कि इसका नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल हमें क्या करना होता है, देखना होता है, जिसमें हमको पता होता है 3.5 से 5.1 है MEQ पर लीटर हमें चेक करते हुए रहना है। ये नॉर्मल पोटेशियम लेवल है, क्योंकि हमने ही तो कहा है कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगा तब हाइपरकैलेमिया कर देगा बॉडी, और जब हमारे बॉडी के अंदर एल्कलोसिस होगा तब हमारा हाइपोकैलेमिया कर देगा। वैसे ही हमने कहा इस तरीके से हमको पोटेशियम हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करते रहना है, ताकि किसी भी प्रकार से बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया से बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं हो। इसका पता लगाने के लिए अगला हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर है एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर। सबसे पहले हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं पीएच स्केल, जब भी हम पीएच स्केल देखना चाहते हैं तब हम पीएच स्केल को देख रहे हैं, तो पीएच स्केल के अंदर क्या होगा, जब भी आपको पता है 0 से लेकर के 6.8, 0 से लेकर के 6.8, इसके बीच में यदि आपकी पीएच स्केल आ रही है तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगा, पेशेंट मर जाएगा। यदि पेशेंट का 0 से लेकर के 6.8 आपकी पीएच आ रही है तो वो पेशेंट की डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है और डेथ हो जाती है। अब यहाँ से देखिएगा 6.8 से लेकर के 7.35 के बीच में यदि रहता, यदि आपका 7.35 से कम यदि पीएच आ रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी एसिडोसिस कहलाएगा। और एसिडोसिस दोनों ही हो सकता है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, वो कंडीशन के ऊपर है। फिर हमने बात की यदि पीएच हमारा क्या आएगा, ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यदि पीएच आपकी 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में आती है तो वो कंडीशन नॉर्मल होगी, वो कंडीशन हमें क्या कहेंगे, नॉर्मल होगी। और यदि यही कंडीशन हमारा 7.45 से लेकर के 7.8 के बीच में होगी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7.45 से यदि आपका पीएच ज़्यादा आ रही तो वो कंडीशन हम क्या कहलाएगा, एल्कलोसिस के नाम से जाना जाएगा। और वो एल्कलोसिस दोनों ही हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके बारे में सारी बात करेंगे हम, क्यों हो रहा है, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यदि हमारी पीएच आपकी 7.8 से ज़्यादा हो जाती है और आपकी 40 तक पहुंच जाती है तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वही कंडीशन इधर भी थी कि 6.8 से यदि कम हो रही है तो पेशेंट की डेथ हो जाएगा। और वैसी तरीके से ये सारे के सारे हमने बात की थी। और इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा सबसे पहला डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो हमारे सांस जो है लंग्स के द्वारा CO2 बाहर वॉश आउट नहीं हो रहा है। जब CO2 बाहर वॉश आउट नहीं होगा तो आपके CO2 ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से आपको पता होगा, मैंने कहा था कि यदि पीएच आपकी इधर आ रही है, स्केल में इस साइड आ रही है, तो वो आप पिछले वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताया था H+ आइन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि मेरी लंग्स की एल्वेलाई हाइपोवेंटिलेशन करेगा, क्या करेगी, यदि हमारे लंग्स की एल्वेलाई हाइपोवेंटिलेशन करेगी तो यहाँ पर CO2 हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से H+ आइन भी बढ़ जाएगा। और यदि हमारा CO2 बाहर वॉश आउट नहीं होगा, CO2 को एल्वेलाई के अंदर ब्लड में बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर ये कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किसको कहते हैं, इंक्रीज H+ आइन। क्या, इंक्रीज H+ आइन किसकी वजह से, इन द ब्लड के अंदर, ड्यू टू किसकी वजह से, एल्वेलाई हाइपोवेंटिलेशन। एल्वेलाई में कम वेंटिलेशन करने की वजह से एल्वेलाई स्पीड से वेंटिलाइज नहीं हुई, उनकी वजह से CO2 सारा क्या रह गया, रिटेंशन रह गया लंग्स के अंदर, और उस वजह से आपको क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। अब हम समझना चाहेंगे कि ये जो एसिडोसिस हुआ है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, एल्वेलाई जो है हाइपोवेंटिलेशन क्यों की है, एल्वेलाई ने कम वेंटिलेशन करने का कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सबसे पहला कारण क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आते हैं वो सारे के सारे आपका किसका कारण बनता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। हम मुझे बताओ, जब किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो उसमें क्या होगा, सारी CO2 क्या रह जाएगी, लंग्स के अंदर रह जाएगी। जब वो लंग्स से आपके CO2 बाहर वॉश आउट नहीं होगी तो उनकी वजह से सारी लंग्स के ब्लड के अंदर ही रह जाएगी और उनकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। और यही मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से या ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकस का क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये सारी जब देखो COPD होगा, ब्रोंकाइटिस होगा या फिर आपका अस्थमा होगा या फिर क्या हो जाएगा, या ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकस का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, या फिर आपकी क्या हो जाएगा, एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि आपकी एल्वेओलाई की वॉल जो है तो आपकी क्या हो गई, डायलेट हो गई। अब जब समझिए, जब वॉल की जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई की जो वॉल है वो क्या हो गई, डायलेट हो गई। एल्वेओलाई की वॉल डायलेट हो गई तो आप क्या करोगे, अब ये एल्वेओलाई क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी तो एल्वेओलाई क्या करेगा, हाइपोवेंटिलेशन करेगा। जब हाइपोवेंटिलेशन करेगा तो H+ आयन क्या नहीं होगा, ये H+ आयन क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और उसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। COPD होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, एम्फाइसीमा होगा या पेशेंट को अस्थमा हो रहा है तब भी क्या नहीं होगा, सांस सही तरीके से ले नहीं पाएगा और अस्थमा या फिर उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। मतलब क्या हो गया, सारा कंजेशन हो गया, लंग्स पूरा क्या हो गया, आपके किसी न किसी फ्लूइड से भर गया है, एल्वेओलाई पूरी भर चुकी है तो भी वो वेंटिलेट नहीं कर पाएगी। जब तक ये वेंटिलेट नहीं होगा तब तक CO2 आपका क्या नहीं होगा, वॉश आउट नहीं होगा। हम बात करते हैं पल्मोनरी, आपका एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है तो भी कंडीशन ये हो जाती है। एम्बोलिज्म मतलब होता है एयर कोई न कोई आपके ब्लड के अंदर चली जाती है जिनकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, संभावना हो सकती है लंग्स के अंदर क्या हो गई है, एयर जाने की कोशिश हो गई है। पल्मोनरी एडिमा क्या मतलब होता है कि लंग्स के अंदर, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भर गया तो भी कंडीशन हो जाती है। और एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कि लंग्स क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। जब आपकी एल्वेओलाई जो है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। जब एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाती है तो एल्वेओलाई वेंटिलेट नहीं कर पाएगी और जब तक वो वेंटिलेट नहीं कर पाएगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा। और एटेलेक्टेसिस हो गए तो पेशेंट को अब समझना, जब भी कोई पेशेंट कहता है कि एटेलेक्टेसिस का क्वेश्चन आता है कि यदि पेशेंट को एटेलेक्टेसिस का है, COPD का है, एम्फाइसीमा का है, ब्रोंकाइटिस का है, अस्थमा का है, निमोनिया का है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, पल्मोनरी एडिमा का है, यदि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कोई भी पेशेंट आता है तब आपको ये देखना है कि उस पेशेंट के अंदर पहली बात तो क्या हो रही है, pH कम है, CO2 बढ़ा हुआ है और आपका ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी आपका क्या हो रहा है। यदि हमने ये तीन चीज देखते हैं कि जो pH हो गई, CO2 हो गया, ये सारा बढ़ा हुआ पड़ा है तो इस पेशेंट को हमें क्या कहना है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। क्योंकि pH जो होता है 1:CO2 होता है, जितनी pH आपकी कम होगी उतना CO2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। CO2 जो है बढ़ रहा है, या फिर हमने ये कह रहे हैं CO2 जो है बढ़ रहा है और इधर आप देख सकते हैं बाइकार्बोनेट, इधर क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट। ये तो इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, ये तो इसका कम होता जाएगा लेकिन ये CO2 इसका क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। यदि इस पेशेंट के अंदर pH कम हो रही है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है लेकिन CO2 बढ़ रहा है तो कंडीशन कौन सी कर रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर रहा है। आगे जो हम कंटिन्यू और करेंगे जिसका और भी इटियोलॉजी है उनके बारे में भी बात करते हुए आपको हम बताएंगे, ये ध्यान रखना।